बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, चैप्टर 4 है एमडी कैट बायोलॉजी का और बायो एनर्जेटिक्स। और याद रखिएगा कि एंटी टेस्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बाद जो डिस्टर्ब कह सकते हैं करने वाला स्टूडेंट्स को चैप्टर है वो हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स का, ठीक है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। अबाउट 7 to 8 एमसीक्यूज आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर से आते हैं और सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल अक्सर औकात होते हैं। और लास्ट टाइम का अगर हम पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, मगर उससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, पेपर्स में देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मिले थे जो कि नॉर्मली थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। तो हमने हर लिहाज से इस चैप्टर को जब रेडी करना है तो प्रॉपर्ली हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर के दो मेजरली पोर्शन होंगे, एक हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस है, दूसरा हमारे पास जो है वो क्या होगा, रेस्पिरेशन, आप कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बायोएनर्जेटिक्स को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं जी, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब किस तरह से है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। अब मेटाबॉलिज्म को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक। नाउ अब हमारे पास जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म आ जाता है कैटाकट, यानी वो रिएक्शन जिसमें लार्जर टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में एनर्जी जो है हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है, ये याद रखना। जबकि एनाबॉलिक रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइंड एंड लार्जर अकर एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इज नीडेड, ठीक हो गया। इन एनाबॉलिक एनर्जी इज नीडेड। सिंपली यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि प्लांट है, सनलाइट जो है वो फॉल कर रही है, जिस सूरत में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है और इधर से ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और ग्लूकोज जो है वो बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन आ रहा है, जिसमें अब ये लार्जर मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, एंड इट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, आप कह सकते हैं, एनर्जी। तो it is a catabolic reaction in which energy is actually producing in the form of ATP. Biological systems के अंदर energy will always be in the form of ATP होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास एक याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड combines with water in the presence of light and chlorophyll क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब एनिमेशन में ये शो हो रहा है कि यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर रिएक्टेंट है वो आप कह सकते हैं कि जी जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, समझ आ गई, सॉरी, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास जो क्या है, जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रिएक्टेंट्स हैं, ठीक। और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, किसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट्स ऑफ cellular respiration and the products of cellular respiration is actually the reactants of photosynthesis, ठीक है। तो ये एक चीज आपने याद रखनी है जो थोड़ी सी क्रिटिकल है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले हमें एक और पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वो हमारे पास आ जाता है जी कंपनसेशन पॉइंट, इसको लाइट कंपनसेशन पॉइंट भी जो है हम क्या कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब लाइट कंपोजिशन पॉइंट क्या है, तो रुकिएगा जरा, कि आपको पता है कि ये हमारे पास डे एंड नाइट है, ठीक हो गया। अब डे टाइम जैसे ही होता है, अब यहाँ पे ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि जी दिन स्टार्ट हुआ आफ्टर द नाइट, ठीक है। उस रूप में क्या होता है कि सनलाइट इंक्रीज होती जाती है। एज सनलाइट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ, ये जो ग्रीन लाइन में हम हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होती जा रही है, प्लांट्स ज्यादा करते जा रहे हैं। अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है कि देयर इज अ इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस्पिरेशन, यानी
फोटोसिंथेसिस का रेट हायर है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन, कब? एट डे टाइम। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर हम इन नाइट देखेंगे, ये हमारे पास फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये नाइट, ये वाला जो नाइट पीरियड आ रहा है, ठीक है, इस नाइट पीरियड में क्या होगा? रेस्पिरेशन इज हायर देन फोटोसिंथेसिस। अब दो पॉइंट ऐसे हैं, एक को हम कह देते हैं डॉन, दूसरा हमारे पास होता है डस्क। डॉन एंड डस्क इज द टाइम पीरियड वेयर एक्चुअली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू, आप इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फोटोसिंथेसिस का रेट किसके है? रेस्पिरेशन के है, ठीक है। अब वो डॉन डस्ट का टाइम कौन सा है? यानी मैं ये कहूँ कि जी यहाँ पे हमारे पास सनलाइट जो है वो स्टार्ट, यानी भी क्या हुआ है, आप कह सकते हैं कि जी लाइट स्टार्ट हुई है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, यानी सूरज निकलने का जो टाइम पीरियड है, और यहाँ पे सूरज जो है आप कह सकते हैं डस्ट यानी गुरूब होने का टाइम है। तो उस टाइम पे याद रखना ये दो ऐसे रीजन होते हैं, ठीक है, जिन पे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन होता है, ठीक हो गया। These points are called as light compensation point, ठीक हो गया। इसमें भी एंटी टेस्ट में अक्सर पूछ लेते हैं कि जी एट डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक ज्यादा होगी या कम होगी, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एट नाइट कम या ज्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि जी रेट जो है, ये जो जिसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने याद रखनी है इसलिए, ठीक है। फिर कौन सा टाइम पीरियड है जो कि बेस्ट कंपनसेशन टाइम पीरियड आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या होगा? डॉन एंड डस्क का टाइम पीरियड, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो है हमने फोटोसिंथेसिस के हवाले से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कि जी फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि सिंपली अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है जी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, और हमारे पास प्रोडक्शन की जाती है ग्लूकोज की, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास एक चीज याद रखिएगा कि ये जो ग्लूकोज का बनना है थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे सनलाइट आ जाएगी और दूसरा हमारे पास क्लोरोफिल आ जाता है। यानी एक हमारे पास जो जरूरी यहाँ पे चीज है दैट इज पिगमेंट, उधर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि फ्रॉम द इन्वायरमेंट एटमोस्फेयर से प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर आपको पता है थ्रू द रूट्स हमारे पास डिफरेंट पाथवे हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर पाथवे, उनके थ्रू प्लांट्स क्या करता है? वाटर को अब्जॉर्ब करता है, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता है। और रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, उसको परस्यू किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो हमारे पास क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन है, यानी रिएक्टेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या आ रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी मौजूद है, वाटर के अंदर भी मौजूद है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अब सवाल ये आता है कि भाई जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस रीजन से प्रोड्यूस होती है? वाटर से प्रोड्यूस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होती है? तो इस हवाले से हमारे पास वैन नील एक्सपेरिमेंट, वैन नील हाइपोथेसिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने काम किया था ऑन द फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक हो गया। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के थ्रू इसने क्या किया कि हमारे पास ये प्रूव किया कि जो वाटर है, ठीक है, इट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसने एक्चुअल में ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स यूज किए थे, ठीक है। एक हमारे पास जो आइसोटोप था, ठीक है, जो ट्रेस एक्चुअली में होता है वो हमारे पास 18 है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन 8 16 होता है, मगर यहाँ पे ये दो आइसोटोप थे, ठीक है, और दो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए गए। यहाँ पे मैं अगर इसको देखूंगा, ये एक्सपेरिमेंट 1 था या आप कह सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास 2 था। 1 के अंदर जो है वो यहाँ पे उसने क्या किया कि जो ऑक्सीजन थी उसने उसको 18 कर दिया, यानी ऑक्सीजन जो हमारे पास दो हमने आइसोटोप पढ़े, एक 18 दूसरा 16। एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जिसमें 18 वाला था और 16 वाला था, और इन द रिजल्ट 18 वाला प्रोड्यूस नहीं हुआ। दूसरे केस में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे 18 वाली है और सॉरी 16 वाली है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो क्या है? 18 वाली। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई है हमारे पास? प्रोड्यूस। दैट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली इंडिकेटेड that the water is actually the source of oxygen। ये आपको पूछ सकते हैं कि जी the oxygen that you are actually inhaling is actually produced by, इसका सोर्स क्या है? पहले तो प्लांट्स है, प्लांट्स के बाद हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है, ठीक है, जो क्या है हमारे पास आपका है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन का
बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्दर अगर मूव करते हैं तो ये सिंपल हमारे पास रिएक्शन इंडिकेट किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि जी हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो है हमारे पास सोन, आपको अगर हम पहला चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का याद हो तो हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास क्या होते हैं, लीव्स हैं, ठीक हो गया। और लीव्स का अगर मिलीमीटर स्क्वायर लें तो हमारे पास 500,000 आपने पढ़ा था क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद थे। फिर आपने पढ़ा था हर जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी मीजोफिल सेल था, ठीक हो गया। मीजोफिल सेल के अंदर जो है वो आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो 40 टू 60 हमारे पास जो है सॉरी 20 टू 100, ठीक है, 20 टू 100 हमारे पास क्या थे, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एग्जिस्ट करते थे, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन थी हमारे पास, फिर इनर मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जिसको हमने नाम दिया था ग्रेना। ग्रेना आपस में मिलते हैं और बनाते हैं इंटरग्रेना। ये हमारे पास था स्ट्रोमा, ठीक हो गया। और इस तरह से जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको अगर लेके जाऊं तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले, ठीक है, वाटर हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देख ली, फ्रॉम द रूट्स आ रहा है। वाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द रूट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है, ठीक हो गया। उसके अलावा सोलर एनर्जी यूज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो फोटोसिंथेसिस हमारे पास रिएक्शन है, ठीक हो गया, फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइनिंग विद वाटर। अब यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई है और इसने क्या बना दिया हमारे पास, एक आप कह सकते हैं बायो मॉलिक्यूल बना दिया, जो कि हमारे पास हायर आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। यानी जो हाइड्रोजन जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड कर लिया। जो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या था, रिडक्शन। अब वाटर से हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद लाइट है, लाइट की भी हम प्रेजेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे किस तरह से है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो हमारे पास है यहाँ पे पिगमेंट्स, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, पिगमेंट्स आ जाएंगे। नॉर्मली जो लाइट के वाले से अगर हम बात करते हैं तो विजिबल लाइट हमारे पास जो है वो मौजूद होती है। और विजिबल लाइट यानी 380 टू 750 नैनोमीटर की जो रेडिएशन नॉर्मली आ रही होती है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं जो वेवलेंथ वाली आप कह सकते हैं रेडिएशंस है, ठीक है, ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि विजिबल लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होती है। और हम इसको चेक कैसे करते हैं, थ्रू आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसको आपने पढ़ा हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक हो गया। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेटिव एबिलिटीज फाइंड करते हैं, रिलेटिव, ठीक हो गया, रिलेटिव एबिलिटीज जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, फाइंड करते हैं ऑफ डिफरेंट आप कह सकते हैं वेवलेंथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं, पहले पिगमेंट्स को देखते हैं कि पिगमेंट हमारे पास कैसे जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए जी पिगमेंट्स। अच्छा, पिगमेंट्स में एक चीज याद रखिएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल, नेसेसरी या कंपल्सरी, और दूसरा हमारे पास है एसेसरी, ठीक हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल हमारे पास और एसेसरी कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे एक और मैंने लिख दिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक हो गया। बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि क्लोरोफिल ए यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं प्राइमरी, नेसेसरी या कंपल्सरी जो है हमारे पास पिगमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एसेसरी है, एसेसरी में क्लोरोफिल बी सी डी आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं और फाइकोबिलेंस आ जाते हैं। अब इनके अंदर फर्दर हमारे पास जो है वो डिवीजन है कि जो कैरोटीनॉइड्स है इसमें कैरोटीन्स होती हैं और जेंथोफिल्स होते हैं। कैरोटीन हमारे पास ऑरेंज इन कलर है, जेंथोफिल्स हमारे पास येलो इन कलर जो है वो होंगे। क्लोरोफिल ए, बी और सी, डी हमारे पास क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। अच्छा, फाइकोबिलेंस अनदर कैटेगरी है, ठीक है, हमारे पास जिसमें फाइको एरेथ्रिन और फाइको साइनिन आ जाता है। फाइको एरेथ्रिन हमारे पास रेड कलर का पिगमेंट है, जबकि फाइको साइनिन हमारे पास जो है वो क्या है, ब्लू कलर का पिगमेंट। तो आपने ये याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि फाइको एरेथ्रिन बिलोंग्स टू फाइकोबिलिन
एसेसरी पिगमेंट्स या प्राइमरी पिगमेंट्स, उसमें आंसर क्या होगा फाइकोबिलेंस का। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि रिजेंथोफिल एसेसरी है या नेसेसरी है या प्रिंसिपल है या कंपलसरी है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास एसेसरी। ठीक हो गया। क्लोरोफिल ए के हवाले से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक हो गया। तो ये आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास किस तरह से जो ये पिगमेंट्स हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। इसमें एक और चीज जो याद रखने वाली जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट करना है। और वो हमारे पास क्या है कि जो क्लोरोफिल्स होते हैं नॉर्मली, ठीक हो गया, क्लोरोफिल्स है, ठीक है, क्लोरोफिल्स नॉर्मली वायलेट ब्लू, ठीक है, ये बुक की ही वर्डिंग है, ठीक है, वायलेट ब्लू टू आप कह सकते हैं ऑरेंज रेड वाली रेडिएशंस को क्या कर रहे होते हैं हमारे पास एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। समझ आ गई इस बात की। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास, जो ग्रीन कलर है, ठीक हो गया, ग्रीन आप कह सकते हैं एंड येलो, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, जो क्लोरोफिल्स होते हैं इनको लीस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारे एमसीक्यू हैं, क्या करते हैं, इनको लीस्ट एब्जॉर्ब करेंगे या इनको रिफ्लेक्ट जो है वो बैक आप कह सकते हैं कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि बाकी पिगमेंट्स हैं, इसके अलावा जो हमारे पास बाकी पिगमेंट्स हैं वो अदर रेडिएशंस को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, शाबाश, पता होना चाहिए किस चीज का हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल का। ठीक हो गया। क्लोरोफिल में एक हमारे पास क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, ये आपको जो नजर आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, टेल है। अब इसमें एक चीज याद रखना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, जरा देखिएगा, ये एक हमारे पास क्या है, रिंग है, याद रखना। ठीक हो गया, ये एक हमारे पास क्या है, रिंग है, एंड दैट रिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज पायरोल रिंग। ठीक हो गया। इस रिंग को हम क्या कहेंगे, पायरोल रिंग। ठीक हो गया। इसकी स्पेलिंग हमारे पास लिखेंगे PIPYRROLE। ठीक हो गया, पायरोल रिंग। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है। इसी तरह एक और हमारे पास जो है, ये देखिएगा, ये पायरोल रिंग है, फिर एक और पायरोल रिंग है, एक और पायरोल रिंग है। इसको अगर मैं यहाँ पे साइड पे बनाऊं ना, तो ये एक्चुअल में इस तरह से बना हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। इसी तरह ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो है वो स्ट्रक्चर आ गया, और इस तरह ये आपस में इस तरह से जो है वो क्या है, लिंक जो है वो हमारे पास है। ठीक हो गया। ऐसे ये वही आपको चेन नजर आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो 1 2 3 4 4 पायरोल रिंग्स है, 1 2 3 4 4 पायरोल रिंग जो है वो सेंट्रली मैग्नीशियम एटम के साथ क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एक हेड जो है वो बना देते हैं। ठीक हो गया, क्या बना देंगे, एक हेड, दैट हेड इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग। इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब, इट्स जस्ट लाइक एन एंटीना। फिर इस तरह एंटीना होता है और वो क्या कर रहा होता है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उसके बाद फर्दर जो है वो टीवी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है उसको जो है वो देख रहे होते हैं। तो इसका काम क्या होगा, ये इसकी टेल है, ये इसका क्या है, हेड। तो हेड जो है वो एक्ट करता है एज अ एंटीना आप कह सकते हैं उसके तौर पे। अब एक और चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर CHO है तो क्लोरोफिल बी होगा, अगर CH3 है तो क्लोरोफिल ए होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपने याद रखनी है। यानी क्लोरोफिल ए है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास CH3 है, CHO होगा तो क्लोरोफिल बी होगा। उसके बाद हमारे पास टेल है, टेल इज हाइड्रोकार्बन टेल। ठीक हो गया, जो कि हाइड्रोकार्बन से एक्चुअल में मिलकर बनी होती है। ठीक हो गया। तो इसमें याद रखिएगा कि आपसे वो पूछ सकता है कि जो हमारे पास जो फाइटोल चेन है इसका फार्मूला क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। उसमें याद रखना C20H39 इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर आप कह सकते हैं फाइटोल चेन। सही हो गया। अच्छा, एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर मैं इस मैग्नीशियम यानी इसकी जगह पे अगर मैं लगा दूं आयरन, तो इसका मतलब है ये क्या होगी, एन जो है वो स्ट्रक्चर होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जो चीज याद रखने वाली वो ये है कि हमारे पास फार्मूलाज पता होने चाहिए। ये आपको बुक के ही मैंने फार्मूला उठा दिए हैं,
क्लोरोफिल ए है, इसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, C55H70O6N4Mg आ जाएगा। ठीक हो गया। इसमें आपसे पूछ सकता है कि जी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन क्लोरोफिल कितने हैं जी, ठीक है। इसी तरह से पूछ सकता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन क्लोरोफिल ए, इसी तरह नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन क्लोरोफिल ए, इसी तरह आप पूछ सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, कितने हैं जी क्लोरोफिल ए के अंदर। इसी तरह कार्बन के हवाले से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हमारे पास कितनी है 4, और मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 72 जो है वो आ रहा है, और इसी तरह कार्बन की बात करेंगे तो 55। इसी तरह सेम जो है वो क्लोरोफिल बी का आ जाएगा। यानी आपने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो है वो क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉपर्ली इसको अपने माइंड में बिठाना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो हमने पीछे एसेसरी पिगमेंट्स देखे, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स का रोल ये भी आ जाता है कि ये असिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, जो हमारे पास थे आपके कैरोटीन्स और ज़ेनथोफिल से, ये क्या करते हैं, लाइट को क्लोरोफिल बी को जो है वो दे देते हैं। ठीक हो गया, क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी जो है वो फिर फर्दर जो आ रही होती है हमारे पास रेडिएशन, उनको क्लोरोफिल ए के पास जो है वो क्या कर होता है, ट्रांसमिट जो है वो आप कह सकते हैं ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये तो देख लिया, उसके बाद क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी देखा। अच्छा, अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सिनेरियो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। वो क्या है, ये हमें मैंने येलो बॉक्स से लिख दिया है इसको एज इट इज। The first action spectrum was obtained by German biologist T.W. Engelmann in 1883. He worked on Spirogyra. Spirogyra क्या है जी, शाबाश। Spirogyra हमारे पास क्या है, एक एलजी की कैटेगरी है। ठीक हो गया। Spirogyra हमारे पास क्या है, एक एलजी की क्या है, हमारे पास कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो याद रखने वाली जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमारे पास क्या है कि जो Spirogyra पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, T.W. एंगलमैन ने, वो पीछे हम एक नील हाइपोथेसिस पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं हमारे पास, जो के स्पायरोजाइरा। अब स्पायरोजाइरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका पर्पस क्या था, ठीक है। हमारे पास याद रखिएगा, अगर हम लाइट के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, हमने पीछे देखा था कि जी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने देख लिया, फिर हमने वाटर को देख लिया, फिर हमने पिगमेंट्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस एमसीक्यू देखे। अब हम लाइट को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइट हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि जी हमारे पास जो विजिबल रीजन होता है, ठीक है, वो 380 टू 750 नैनोमीटर तक जो हमारे पास मूव कर जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये आ गया। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो हमारे पास क्या थी कि जी एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन यानी जो लाइट है, अब होता ही है कि लाइट दो तरह से बिहेव करती है। एक है फोटॉन्स और दूसरा हमारे पास क्या है, वेव। फोटोन आप कह सकते हैं लाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वेव आपको पता है इस एंगल से जो है वो हमारे पास क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो हम बात कर रहे थे कि जी स्पेक्ट्रो जो फोटोमीटर है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। तो स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो है साइंटिस्ट ने क्या किया कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया, ठीक हो गया, मेजर किया, और उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक हो गया। ओके। अब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ये एक्चुअल में क्लोरोफिल्स के हवाले से इन्होंने मेजर किया, और आगे मैं आपको टेबल भी दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रही थी, इन्होंने कहा कि जी जो फोटोसिंथेसिस चल रही है उसमें एब्जॉर्प्शन जो होती है दैट इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड कलर, ठीक है। यानी ब्लू और रेड में क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक हो गया। और दे सेड कि जी देयर आर टू पीक्स हमारे पास जो है वो ब्लू और रेड रीजन के अंदर जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो था वो था एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, अगर हम इसको डिफाइन भी करना चाहेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो रिलेटिव इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है, रिलेटिव
relative effectiveness हमारे पास जो होगी, ठीक हो गया, relative effectiveness हमारे पास होती है किस चीज की, different wavelength की, ठीक हो गया, ठीक है, वेवलेंथ में आप कह सकते हैं दी कलर्स, ठीक हो गया, ठीक है। अब होता ही है कि तो इस ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं ये जो पूरा सिनेरियो है, यानी रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट, ठीक है, वेवलेंथ यानी कलर, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट वेवलेंथ की जो रिलेटिव इफेक्टिवनेस हमारे पास आ जाएगी, उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी जो हमें शो हो रहा होता है आगे। इसको आगे देखते हैं मजीद दोबारा से, ये देखिएगा अभी हमारे पास क्या है, ये फिलामेंट है, ठीक हो गया, ग्रीन एलजी होता है, मैंने बुक कहीं लगी यहाँ पे लिख दिया है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, यानी आप कह सकते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। अब हुआ ये कि यहाँ पे हमारे पास था व्हाइट लाइट, ठीक हो गया, व्हाइट लाइट को मैंने फॉल किया, फॉल करने के बाद प्रिज्म पे फॉल हुआ, ठीक है, और प्रिज्म पे फॉल होने के बाद हमारे पास जो है, ठीक है, फॉल हुआ, और हमारे पास एक स्पेक्ट्रा जो है वो क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, जिसको आप कहते हैं वेव गायर, ठीक हो गया, क्या हमारे पास आ जाएगा, वेव गायर। ये एक्चुअल में नमोनिक्स है, ठीक है, जो कि आप याद रख सकते हैं, जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो लाइट के हवाले से जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास वेवगायर का मतलब वर्ड मीनिंग क्या होगा, यानी ये किस किसकी एब्रिविएशन में आ जाता है, उसमें एक हमारे पास वायलेट है पहला, ठीक हो गया, उसके बाद इंडिगो है, फिर हमारे पास ब्लू है, फिर उसके बाद ग्रीन है हमारे पास, फिर येलो आ जाता है, उसके बाद ऑरेंज आ जाता है, और उसके बाद रेड जो आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास शुरू हो रहा है, इसमें इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर, यानी ये रीजन ब्लू का था और ये रीजन रेड का था, यानी ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये फिलामेंट है, और इस फिलामेंट के अंदर हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि सिंपली फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक हो, लाइट फॉल की। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम लाइट को फॉल करते हैं, जो व्हाइट लाइट है विजिबल पोर्शन का, ठीक है, तो उसको जब हम फॉल करते हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर, और वो जब विजिबल विजन यानी वेवगायर के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में कौन सी इनमें से, यानी वेवगायर में कौन सा पोर्शन है, कौन सा रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, तो उस हवाले से ये फोटोसिंथेटिक आप कह सकते हैं एलजी था, ठीक हो गया। अब उसकी सराउंडिंग में हमने क्या कर दिया, एरोबिक बैक्टीरिया रख दिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारे पास जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया। जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस है उतनी ज्यादा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे देखिएगा इस रीजन से बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव करके इन रीजन में जा रहे हैं। क्यों इन रीजन में जा रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हायर ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है, हायर ऑक्सीजन यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है कि हायर द रेट ऑफ ऑक्सीजन, higher the concentration of oxygen, actually higher the rate of photosynthesis, and higher the rate of photosynthesis confirms that the जो photosynthesis है वो blue और red में हमारे पास है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह ये नीचे अगर देखेंगे तो eliminating the filament Spirogyra with light had been passed through a prism, aerobic bacteria moved toward the portion, ठीक है, और so on। ये आपने जो है वो एक चीज याद रखनी है, along the cells in blue and red portion of the spectra, ठीक हो गया, ये याद रखना। यहाँ पे ये जो इन्होंने एब्जॉर्प्शन और एक्शन फैक्टर को इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, और बी हमारे पास जो है वो क्या है, एक्शन है, ठीक है। इसमें देखिएगा हमारे पास ये एक्चुअल में इंडिविजुअल ए बी और जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है, उनके हवाले से उन्होंने जो है वो इंडिकेशन की हुई है कि किस तरह से हमारे पास जो लाइट की एब्जॉर्बेंस का जो है वो लेवल आ जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिएगा तो हमें ये एक्शन स्पेक्ट्रम शो हो रहा है, ब्लू एंड ऑरेंज वेवलेंथ कॉज द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम प्रॉपर्ली देखते हैं कि जी हमारे पास व्हाट इज एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया, व्हाट इज एक्चुअली फोटोसिंथेसिस। तो हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, ये सिंपली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जिसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये हमारे पास बना रहा है ग्लूकोज, बना रहा है ऑक्सीजन, बन रहा है और साथ वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थी, इसके अंदर हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया तो ये रिडक्शन हो गई, यहाँ पे वाटर था, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस को फर्दर हम जो है वो क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं 2 स्टेप रिएक्शन के अंदर। एक हमारे पास आ जाता है लाइट रिएक्शन, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम जो है वो आप कह सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसको हम फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह देते हैं, इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। डार्क रिएक्शन हमारे पास है, डार्क रिएक्शन को जो है वो हम केल्विन साइकिल भी कह देते हैं, ठीक हो गया। या इसको C3 पाथवे जो है वो हमारे पास कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सिंपली देखिएगा आपके पास जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज का है, क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल व्यू है जिसमें सनलाइट फॉल कर रही है। और ये चीज बहुत जरूरी है कि जो केल्विन साइकिल है वो कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में, जबकि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है यानी लाइट रिएक्शन वो कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर, इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक्चुअल में ये एक थैलाकॉइड, ये दूसरा थैलाकॉइड, ये तीसरा, तो ये कलेक्टिवली क्या बना रहा है, ग्रेना बना रहा है। तो इसमें से हमने एक को डाइसेक्ट किया तो हमें ये लगता है कि ये इंटरनल क्या है, हमारे पास ल्यूमन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा, याद रखना, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास जो है लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और केल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। इसका मतलब है केल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है, केल्विन साइकिल के एंजाइम्स कहाँ होंगे, स्ट्रोमा में। थैलाकॉइड के एंजाइम्स कहाँ होंगे, ये ऑब्वियसली सी बात है, हमारे पास किसके अंदर होंगे, आपके जो थैलाकॉइड जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो है वो जो एंजाइम है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जनरल जो है रिएक्शन इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या दिखा रहे हैं कि जी लाइट फॉल कर रही है। लाइट के फॉल करने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जी फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम क्या होता है, हमें आगे पढ़ते हैं। अच्छा, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि NAD और ADP ऐड हो रहा है, इधर से वाटर ऐड हो रहा है। वाटर जो है वो रिस्पॉन्ड जो वो रिलीज होके क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है जो केल्विन साइकिल है उसमें अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई है, ठीक है। और इधर से लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH को प्रोड्यूस करके यानी लाइट एनर्जी लेकर उसको NAD इसमें प्रोड्यूस किया कन्वर्ट किया जाता है और इसको केल्विन साइकिल में भेजा जाता है ताकि सुक्रोज, ठीक है, या माइनस ग्लूकोज वगैरह जो है हमारे पास क्या हो सके, तैयार हो सके। और ये रिएक्शन फिर इस तरह से कंटिन्यू होगा। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, केल्विन साइकिल है, नीचे लिखा भी हुआ हमारे पास कि जी जो ये है ये लाइट रिएक्शन आ गया, ठीक है, और ये हमारे क्या आ गया, डार्क रिएक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास फोटो सिस्टम के हवाले से है, ठीक है, वो क्या है, फोटो सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोटो सिस्टम अगर बाय द वे डिफाइन करना चाहे कि व्हाट आर द फोटो सिस्टम, ठीक है, तो इसमें आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है, यानी बहुत सारे पिगमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब फोटो सिस्टम जो है इसको मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ। फोटो सिस्टम को हम दो पार्ट्स में जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो है क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, इसको एंटीटेस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और दूसरा हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, क्लोरोफिल ए हमारे पास आप कह सकते हैं मौजूद है, इसी तरह क्लोरोफिल बी मौजूद होता है, इसी तरह कैरोटीनॉइड जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कैरोटीन और जेंथोफिल्स, ठीक हो गया। ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी आता है, ठीक हो गया। तो ये चार चीजें हैं, तीन चीजें वैसे, 1 2, और तीसरी हमारे पास क्या है, कैरोटीनॉइड्स आ जाएगा। जबकि रिएक्शन सेंटर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर में एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास आप कह सकते हैं कि जी एक तो 1 और मोर क्लोरोफिल ए होगा, नंबर 1, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है P
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके साथ जो है वो आप कह सकते हैं कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप कह सकते हैं, ठीक है क्या। ये पूरा का पूरा सिस्टम, तो ये चीजें जो है हमारे पास मौजूद हैं। अब इसमें आपको एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है कि जी आप ये बताएं कि हमारे पास जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन सी चीजें, रिएक्शन सेंटर में कौन कौन सी चीजें, ठीक हो गया। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है, प्राइमरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें कौन सी चीजें नहीं है रिएक्शन सेंटर के अंदर, क्लोरोफिल भी नहीं है, कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आप जो है वो याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है कि जो फोटो सिस्टम है उसको मैं सिंपली पीएस लिख देता हूँ। याद रखना कि दो कैटेगरीज के हमारे पास क्या होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, दूसरा हमारे पास है फोटो सिस्टम 2, ठीक हो गया। जो फोटो सिस्टम हमारे पास 1 होता है उसको हम पी इसके अंदर नॉर्मली जो है क्लस्टर ही होंगे इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें नॉर्मली क्लोरोफिल ए होता है, ठीक हो गया। और ये अबाउट 700 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसको P700 भी जो हमारे पास कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि फोटो सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2, फोटो सिस्टम 1 क्लोरोफिल ए रख रहा है और हमारे पास जो 700 नैनोमीटर वाली रेडिएशन है उनको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा हो गया, ठीक। अच्छा, जो फोटो सिस्टम 2 है ये रिएक्शन सेंटर रखता है, क्या रखता है हमारे पास, रिएक्शन सेंटर। और ये 680 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम इसको P680 भी कहते हैं। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए सिंपली क्या हो रहा है, ये एक फोटो सिस्टम 2 इंडिकेट किया हुआ है, क्लस्टर है बहुत सारा, ठीक है, जिसके अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो सनलाइट फॉल कर रही है एक से दूसरे से तीसरे जो है वो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ से वाटर ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, हाफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे होते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, ये आगे हम देखेंगे, ठीक होगा किस तरह से। तो ये एक्चुअल में रीजन है जिसको हमने कहा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर सारी की सारी जो आप कह सकते हैं एनर्जी उसको एक्यूमुलेट किया जाता है और फिर उस एनर्जी को एक्चुअल में ऐड किया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये P680 भी इसको कहते हैं, मैंने बताया। जब फोटो सिस्टम 2 है, इसी तरह PS1 होगा तो वो क्या होगा, P700 होगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है।